अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इवोल्यूशन के वन शॉट को फटाफट से डिस्कस करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जब बात आती है इवोल्यूशन जो है वो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है अनफोल्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो फादर थे, फादर सॉरीज जिसको हम कहेंगे, वो एक एडवोकेट थे जो कि अगर हम कैरोलस लिनेस की बात करते हैं तो ये एक बोटैनिस्ट थे और इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी नेचर को डिस्क्राइब करते हुए, और इसको हम कह सकते हैं कि इन्होंने टेक्सोनॉमी में ज़्यादा काम किया था। और अगर हम जॉर्ज बफन की बात करते हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट थे कि जिन्होंने इम्प्लेंट किया था जियोलॉजिकल टाइम स्केल को। ठीक है, और उन्होंने आइडिया दिया था कि लिविंग बीइंग जो है वो इवॉल्व हुए कॉन्स्टेंटली। अब अगर हम एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन की बात करें कि हमें कैसे पता चला, क्या क्या एविडेंस मिले। इवोल्यूशन का मतलब बेसिक बच्चों क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज़म का पहले से मुख्तलिफ अंदाज में चले जाना। जैसे पहले हार्ट अगर 2 चैम्बर वाला था, फिर 3 चैम्बर वाला हुआ, और अब जो है वो हार्ट हमारे पास 4 चैम्बर वाला होता है। तो ये होती है इवोल्यूशन। ठीक है, एक तरह से दूसरी उसमें चले जाना, मतलब मॉडिफाई हो जाना। अब यहाँ पर हमारे पास जो है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हुई, जिसकी वजह से हमें एविडेंस मिला। बायोग्राफी में हमें एविडेंस मिला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ से। अब अगर हम पैलियोंटोलॉजी में देख लें तो हमारे पास है कि हमें फॉसिल्स मिले। ठीक है, और किसका फॉसिल मिला? आर्कियोपेट्रिक्स का फॉसिल मिला। आर्कियोपेट्रिक्स क्या था? आर्कियोपेट्रिक्स ना ही तो रेप्टाइल था ना ही तो बर्ड था, मतलब उसके अंदर दोनों चीज़ें मौजूद थी। आर्कियोपेट्रिक्स का जो फॉसिल था वो बर्ड बीइंग फॉसिल है, वो डिस्कवर हुआ जर्मनी के अंदर। आर्कियोपेट्रिक्स तकरीबन 150 मिलियन साल पहले रहा करते थे। इनके अंदर मिक्स फीचर्स थे, रेप्टाइल्स की तरह भी थे और बर्ड्स की तरह भी थे। जस्ट लाइक बर्ड, इनके पास बीक थी, विंग थी, टेल थी, और इनके जो कवर्ड थी पूरी बॉडी फेदर से। और रेप्टाइल की तरह इनके टीथ थे, फिंगर्स थे और क्लॉज भी मौजूद थे। सही है, ये हमारे पास एविडेंस मिला। अब इनके पास 4 लिम्स भी थे, वर्टेब्रा भी थी, टेल भी थी, नील लेस स्टर्नम भी था। ये सब हमारे पास किसकी खसूसियात होती हैं? हमारे पास ये सब जो है वो रेप्टाइल की खसूसियात होती हैं। सही, अब अगर हम बात करें कंपैरेटिव एनाटॉमी यानी होमोलॉजी की, तो उससे हमें ये पता चला कि कुछ ऑर्गन हैं जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर है लेकिन उनका फंक्शन बिल्कुल डिफरेंस है। अब अगर हम होमोलोगस ऑर्गन की बात करते हैं, होमोलोगस ऑर्गन का मतलब है कि स्ट्रक्चर में सेम होंगे लेकिन फंक्शन डिफरेंस होगा। होमोलोगस मतलब स्ट्रक्चर में सेम, यानी एसएस से आप याद रख सकते हैं स्ट्रक्चर सेम और फंक्शन जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो वो होते हैं होमोलोगस जिसमें एसएस हो। अब याद रखिएगा एसएस मतलब के जो है वो सिमिलर होंगे ऑर्गन्स में। ठीक है, स्ट्रक्चर में मतलब सेम होंगे, जैसे उनका स्ट्रक्चर है वो सेम होंगे, सिमिलर होंगे, तो इससे आप याद रख सकते हैं। जैसे एक आदमी का हाथ, डॉल्फिन का फ्लिपर, हॉर्स का 4 लिम्स, विंग ऑफ बैट, यानी कि ये सब फंक्शन में तो डिफरेंट है लेकिन इनकी जो है वो हैबिटेट वगैरह उनके जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। इसको हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी कह सकते हैं। अब आते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स पे। एनालॉगस वो होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन वो होते हैं जो हमारे पास स्ट्रक्चर में जो है वो डिफरेंट होंगे और फंक्शन सबके सेम होंगे। जैसे विंग्स, इंसेक्ट, बैट, बोथ आर इन्वॉल्व इन फ्लाइंग, यानी विंग्स चाहे वो बैट के हो चाहे तो वो इंसेक्ट के हो, दोनों उसको उड़ने में हेल्प करते हैं, लेकिन क्या है कि उनके फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर दोनों के डिफरेंस होंगे। इनको हम कहते हैं एनालॉगस। ठीक है बच्चों, अच्छा यहाँ पर हमारे पास सिस्टमस, अच्छा इसमें हम इसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। होमोलोगस को हम डाइवर्जेंट कहते हैं और एनालॉगस को हम कन्वर्जेंट कहते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एविडेंस आता है, जेनेटिक कोड, जिससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से इवोल्यूशन हो रही है। अब अगर हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, तो ये हमें पता चलता है कि जो प्रोकैरियोट्स थे वो पहले अराइज हुए थे 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। 2 डिफरेंट हाइपोथेसिस आई थी उसके बारे में। एक ये थी कि वो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी, और दूसरी हमारे पास एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी थी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा इनको। जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी थी उसने सजेस्ट की थी मार्गोलिस ने, और ये इस तरीके से ज़्यादा पावरफुल दिखती थी क्योंकि ये इवोल्यूशन पे डील करती थी यूकैरियोटिक की। सिंस बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव फॉलोइंग सिमिलर फीचर्स प्रोकैरियोट्स, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में सारे जो फीचर्स थे वो सिमिलर थे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी कि सेलुलर डीएनए भी होता था, राइबोसोम, मेटाबॉलिज्म और बाइनरी फ्यूजन, रिप्रोडक्शन वगैरह। लमार्किज्म की बात करें तो लमार्किज्म जो था वो एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था और उसने हमें एक आइडिया दिया था इवोल्यूशन के बारे में। उसकी जो थ्योरी थी उसको हम लमार्किज्म या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। ये सवाल एमडीकेट में आ चुका है कि उसको हम क्या कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ये बताया कि उसने डिस्कस की थी, इवोल्यूशन की बुक बनाई थी जिसको हम फिलॉसफी जूलॉजी के नाम से भी जानते हैं।
फिर इसने हमें 3 बातें वैसे तो बताई थी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो उसने बताई थी यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लेमार्क की थ्योरी जो थी वो क्रिटिसाइज थी स्पेशली ऑगस्ट विजमैन के ख़िलाफ़ और कर्वे के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने जेनेटिक बेसिस पे बात की थी। ऑन द अदर हैंड अगर चार्ल्स को देखा जाए और ऑगस्ट को देखा जाए तो चार्ल्स और ऑगस्ट जो थे उन्होंने सपोर्ट एंड प्रोमोटेड द आइडिया ऑफ लेमार्क, उन्होंने लेमार्क के आइडिया को बहुत ज़्यादा प्रोमोट किया था। अब डार्विन की बात सुन लेते हैं। डार्विन हमारे पास जो थे वो इंग्लिश बायोलॉजिक थे, ये नेचुरलिस्ट थे और वेल नोन कंट्रीब्यूशन थी इनकी इवोल्यूशन के अंदर। अच्छा, ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग नेचर, ये नेचर को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट थे। डार्विन got admitted to the Christ College Cambridge। अच्छा, अब ये हुआ था कि he decided to go on 5-year trips on ship HMS Beagle heading towards South Africa in America। इन्होंने सोचा था कि ये इधर ट्रिप पर जाएंगे और फिर वो वहाँ गए। his voyage on HMS Beagle started in December from Plymouth, England। इंग्लैंड से उनकी जो वॉयज थी वो गई थी, स्टार्ट हुई थी। ड्यूरिंग स्टडी डार्विन ने बहुत सारी बर्ड्स की स्पेसिमेन को कलेक्ट किया था, फिंचेस को और जो है ना हमारे पास गैलापागोस आइलैंड से जो है इन्होंने कलेक्ट किया था। इवन थ्रू डार्विन जर्नी एंडेड इन ही फेल सम an uncomfortable position to put forward his theory of evolution until 1842। डार्विन थ्योरी वाज इवोल्यूशन बेस्ड ऑन 2 पॉइंट। उनकी इवोल्यूशन की जो थ्योरी थी वो 2 पॉइंट पर बेस करती थी। एक पॉइंट ये था कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन और दूसरा था नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्शन। उन्होंने देखा कि हर आइलैंड की जो बर्ड है वो अलग अलग तरह की बीक है, किसी की ऐसी है, किसी की इस तरीके से है, और मतलब डिफरेंट उन्होंने चीज़ें जो है ना वो देखी। तो उन्होंने कहा कि जैसी चीज़ चाहिए होती है वैसी अडेप्शन हो जाती है। अब अगर हम रोल ऑफ साइंटिस्ट की बात करें इवोल्यूशन के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इवोल्यूशन के अंदर काम किया उसके बारे में यहाँ पर हमारे पास जिक्र है, और फिर हमारे पास आ जाएगी कुछ और थ्योरीज़, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादातर थ्योरीज़ ही हैं तो वही हमने डिस्कस की हुई हैं। अब हम बात करें रोल ऑफ साइंटिस्ट इन इवोल्यूशन, तो हम बात करें ग्रेट जियोलॉजिस्ट ऑफ द टाइम, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म टेरेटिज्म। ठीक है। अच्छा, लेल वॉज अ फ्रेंड ऑफ कैप्टन रॉबर्ट फ्रिट्ज हु piloted the HMS Beagle when Darwin sailed to the Gulf Islands in South America। फ्रिट्ज जो जॉय था उसे इंट्रोड्यूस करवाया था डार्विन को, लेसा का आइडिया, और डार्विन ने इसके बारे में स्टडी किया था काफ़ी ज़्यादा। अब जेम्स ने क्या कहा था कि वो फेमस जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिससे डार्विन खुद भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। एक्चुअली उन्होंने फॉसिलेशन वॉज पुट फॉरवर्ड बाय द होटल बिफोर लेल, और उन्होंने फॉसिलेशन का जो है वो आइडिया दिया था। अब अगर हम बात करते हैं वेलेस की, अल्फ्रेड रसेल वेल्स की, तो ये जो थे वो भी चार्ल्स डार्विन के ही उसमें थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो कोलैबोरेटेड विद डार्विन ऑन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। द टू पूल देयर डाटा टू प्रेजेंट द आइडिया जॉइंटली टू द लीनियन सोसाइटी ऑफ लंडन। Wallace was the person who motivated Darwin to publish the book on the region of species। उन्होंने इनको जो है वो मोटिवेट किया था कि ये इस पर जो है वो बुक लिखे। फिर आते हैं हमारे पास थॉमस आर मैल्थस। थॉमस आर मैल्थस जो थे वो इकोनॉमिस्ट थे और एक फैसिनेटेड पर्सन थे, और इन्होंने ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर डार्विन के साथ काम किया था। फिर आते हैं न्यू डार्विनिज्म पर। डार्विनिज्म की थ्योरी जो थी नेचुरल सिलेक्शन की, उसको आगे रखा गया। फिर सेम टाइम पे जो जौहर थे, जो मेंडल थे हमारे पास, उन्होंने भी कुछ लॉज को फॉर्मुलेट किया इनहेरिटेंस के दौरान, फिर उसको निगलेक्टेड और 3 डिकेड्स को निगलेक्ट किया, तो उन्होंने कुछ डिस्कवर किया 20th सेंचुरी के अंदर। और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील द प्रोसेस ऑफ ऑरिजिन वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। अब वो चीज़ जो हमें बताती है कि इनहेरिटेंस आई कैसे और ये सब कुछ उस तरीके से हुआ, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक। हार्डी मेंबर थ्योरी की बात करें तो ये हमारे पास ये वाला इनका सम है जिसको आपने याद रखना होता है। अच्छा, इन द प्रिंसिपल्स बीइंग प्रपोज collectively in 1908 by English mathematician Godfrey Hardy and a German physician William Weinberg। अब इसको हम हार्डी विंगबर्ग थ्योरम ही कहते हैं, और ये हमारे पास मैथमेटिकली उन्होंने बनाया था जीन फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए, ताकि हम डिफरेंट एलील की जीन फ्रीक्वेंसी को निकाल सकें, और इसका ये फार्मूला था। ठीक है, ये आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है, बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। पी पहले आएगा, उसके ऊपर स्क्वायर आएगा, फिर 2 के साथ पी क्यू दोनों आ जाएंगे, फिर जो है हमारे पास क्यू के ऊपर स्क्वायर आएगा और उसके साथ 1 आएगा। फिर हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी विंगबर्ग थ्योरम की। इसमें हमारे पास आएगा म्यूटेशन, सिलेक्शन, नॉन रैंडम मैटिंग और जीन फ्लो। अब हम जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें, बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन न्यू स्पीशी ऑर्गेनिज्म में हमारे पास कॉजेज ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट है। अब इसमें हमारे पास बॉटनिक इफेक्ट है और फाउंडर इफेक्ट है। अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि डिफरेंट वेज ऑफ स्पेसिफिकेशन जो हमारे पास प्रोसेस है उसमें सिम्प्रेटिक स्पेसिफिकेशन है, इसके अलावा एलोपेट्रिक है, पेरीपेट्रिक है और पैरापेट्रिक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो है चैप्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, अब हम नर्वस
कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करें। नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास मेन चीज़ है वो है नर्वस सिस्टम हमारा कंप्लीट। तो नर्वस सिस्टम को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास नर्वस सिस्टम के बारे में लिखा है कि ये डेवलप्ड होता है एक्टोडर्म लेयर से, ठीक है। अब यहाँ पर दो टाइप्स के सेल होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। एक हमारे पास होता है एक्साइटेबल सेल और एक होते हैं नॉन एक्साइटेबल। दोनों की तादाद सेम होती है 50। अब लेकिन जिस चीज़ में फ़र्क होता है वो होता है इनका साइज़। एक्साइटेबल लार्ज साइज़ के होते हैं और स्मॉलर साइज़ के होते हैं हमारे पास नॉन एक्साइटेबल। अच्छा, एक्साइटेबल में हमारे पास न्यूरॉन आ जाता है और वो जब मैच्योर होते हैं तो वो डिवाइड नहीं होते। लेकिन नॉन एक्साइटेबल में न्यूरल और इसके अलावा हमारे पास जो है वो फैगोसाइटिक फंक्शंस आ जाते हैं और ये न्यूरॉन जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि सेपरेशन ऑफ न्यूरॉन्स इसमें पॉसिबल है। अच्छा, जो हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल्स हैं उसमें हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडाइमल और माइक्रोग्लियल सेल्स जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास सारा प्रोटेक्ट और सपोर्ट वगैरह का काम करते हैं। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करें तो 3 बेसिक टाइप ऑफ कंपोनेंट्स हैं, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स और अफेक्टर्स। रिसेप्टर वो होते हैं जहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन मौजूद है, यानी जहाँ पर कोई भी स्टिमुलेशन जो है वो फील होगी तो वहाँ पे हम कहेंगे कि वो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। और न्यूरॉन्स हमारे पास वो केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि ट्रैवल कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। जो हमारे पास इम्पल्स होती है एक्चुअली वो हम न्यूरॉन्स उसको हम कह रहे होते हैं। फिर हमारे पास जो अफेक्टर्स होते हैं, अफेक्टर्स हमारे पास होते हैं हमारे मसल्स या हमारे ग्लैंड्स जिधर जो एक्शन करते हैं उस स्टिमुलस के ख़िलाफ़, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं न्यूरॉन पर। तो न्यूरॉन में हमारे पास लिखा है कि एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, लार्जेस्ट सेल्स होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बनाते हैं नर्वस सिस्टम का। अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास डेंड्राइट्स होते हैं उनको हम एफरेंट एक्सटेंशंस कहते हैं। डेंड्राइट एक्सटेंशंस निकली हुई होती हैं इस तरह की, उसको हम एक्सटेंशन का नाम दे रहे होते हैं। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूरोलीमा जो है इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है किसी भी न्यूरॉन की, तो उसकी अपर कवरिंग होती है। और जो उसका साइटोप्लाज्म होता है उसको हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि न्यूरोलीमा के अंदर जो साइटोप्लाज्म मौजूद होता है उसको न्यूरोप्लाज्म कह रहे होते हैं। अब उस न्यूरोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, नीसस ग्रेन्यूल्स भी होते हैं और उसको हम सोमा कहते हैं, ठीक है, या सेल बॉडी भी कह रहे होते हैं। अच्छा, जो एक्सॉन होता है वो तकरीबन कुछ डायमीटर का होता है, 1 मीटर समथिंग का। और जो रोड ऑफ रेनियर होता है ये कंडक्टिंग पार्ट होता है। अभी अगर यहाँ पर पिक्चर आए तो मैं आपको वो क्लियर भी कर दूँ। हमारे पास जो शिवर सेल्स होते हैं वो माइलिनेटेड शीट के बने होते हैं और वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फॉर्म करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के न्यूरॉन्स मौजूद हैं। एक न्यूरॉन है सेंसरी न्यूरॉन, फिर है मोटर न्यूरॉन और इसके अलावा हमारे पास इंटर न्यूरॉन होता है। सेंसरी न्यूरॉन्स की बात करें तो इसको हम एफेरेंट न्यूरॉन कहते हैं, जबकि हम मोटर न्यूरॉन को इफेरेंट न्यूरॉन कहते हैं। ये हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होता है, जैसे कि आई, स्किन, नोज़, ईयर्स, टंग्स के अंदर। ये फैसिलिटेट करता है मूवमेंट को, इम्पल्स को, कि वो रिसेप्टर्स तक जा सके और फिर रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा सके। मोटर न्यूरॉन की बात करें तो इसको हम इफेरेंट न्यूरॉन कहते हैं। ये फैसिलिटेट करता है ट्रांसमिशन को मोटर इम्पल्स की, कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर तक जा सके। इंटर न्यूरॉन की बात करें तो ये एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होते हैं। ये एक मीडिएटर की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दरमियान एक बीच की चीज़, एक मीडिएटर की तरह जो है वो इंटर न्यूरॉन काम कर रहे होते हैं। अब अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो रिफ्लेक्स एक्शन में एक सेकेंड मुझे इसको सेट करने दीजिए। अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अच्छा, रिफ्लेक्स ये क्यों नहीं चेंज हो रहा? ओह सॉरी, एक मिनट। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्स एक्शन में जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल में आ जाता है ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, जैसे कि ह्यूमन का नी जर्क रिफ्लेक्स करना, आई एम सॉरी। अच्छा, ऐसे जैसे आइज़ का ब्लिंक करना वो सब रिफ्लेक्शन में आ जाता है और इसको हम पाथवे को फॉलो करते हैं जिसको हम रिफ्लेक्स आ कह रहे होते हैं।
नर्वस इम्पल्स की बात करें तो ये एक हमारे पास इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं आइंस की फ़्लो पर, यानी कि उस न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन पर कौन से आइंस किधर मौजूद हैं। तो इसको जब हम करेंगे शो तो वो हमारे पास एक नर्व इम्पल्स कहलाता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर नर्व इम्पल्स, हमारे पास ऑस्किलोस्कोप यूज़ होता है ताकि नर्व इम्पल्स को हम लोग मेजर कर सकें। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस डेवलप्ड बाय न्यूरॉन्स अनडायरेक्शनल इरिवर्सिबल। अच्छा, कुछ हमारे पास चेंजेस भी आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस उस नर्व इम्पल्स के ऊपर, जिसको हम आगे पढ़ेंगे डीपोलराइजेशन हाइपरपोलराइजेशन के तौर पर। तो इन इलेक्ट्रिकल चेंजेस को, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस को हम कहते हैं कि ये अनडायरेक्शनल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। अब हमारे पास एक हालत होती है मेम्ब्रेन की जिसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कि RMP कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि इसकी जो हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं इसके अंदर आयंस की, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब केमिकल डिफरेंस जो है दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान का, कि एक हमारे पास नेगेटिव है और एक हमारे पास पॉजिटिव मौजूद है, तो इसका जो हमारे पास ये एक डिफरेंस है इसको हम यहाँ पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास मिली वॉट्स में मेजर की जाती है और इसकी वैल्यू होती है -70 मिली वॉट्स। नेगेटिव साइन यहाँ पे इस चीज़ को रिलेट कर रहा है कि एक्सेसिव नेगेटिव आइन यहाँ मौजूद हैं। इफ़ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम मोर नेगेटिव देन द रेस्टिंग पोटेंशियल एंड मेम्ब्रेन बिकम्स, अगर -70 से ज़्यादा नेगेटिव में चली जाती है वैल्यू, तो जो वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कि हमारे पास RMP मौजूद थी, वो RMP हमारे पास चेंज हो जाएगी हाइपर पोलराइजेशन में या फिर डीपोलराइजेशन में। तो हम दोनों को अभी डीपली पढ़ते हैं। सबसे पहले हम हाइपर पोलराइजेशन को पढ़ते हैं। द मेम्ब्रेन बिकम लेस नेगेटिव देन द रेस्टिंग पोटेंशियल देन डीपोलराइजेस। अगर हमारे पास मेम्ब्रेन कम नेगेटिव हो जाएगी उस रेस्टिंग पोटेंशियल यानी कि -70 से, तो उसको हम हाइपरपोलराइजेशन कहेंगे। और यहीं पे हमारे पास लिखा है डीपोलराइजेशन के बारे में भी अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कुछ और चीज़ें भी लिखी हैं यहाँ पे नर्व इम्पल्स के बारे में। नर्व इम्पल्स रिसीव होती है हमें न्यूरॉन्स के ज़रिए। इफ़ स्टिमुलस इज़ कैपेबल ऑफ पोटेंशियल प्रोड्यूसिंग एक्शन पोटेंशियल इन न्यूरॉन्स कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। वो स्टिमुलस जो किसी न्यूरॉन के अंदर एक एक्शन पोटेंशियल को पैदा करे उसको हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। इफ़ द स्टिमुलस इज़ नॉट कैपेबल, या वो नहीं उसको रिस्पॉन्स कर पा रहा, नहीं एक्शन पोटेंशियल शो कर पा रहा, तो उसको हम सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का नाम देते हैं। और डीपोलराइजेशन में पोटेंशियल जो है वो लेस नेगेटिव हो जाता है। सही, अब यहाँ पर हमारे पास रेस्टिंग एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ये टेम्पोररी लोकलाइज होती है रिवर्सिबल ऑफ पोलैरिटी के। ट्रिगर्ड विद एनी स्टिमुलस इज़, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास हाइपरपोलराइजेशन का भी जिक्र है। हाइपरपोलराइजेशन तब होती है जब हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव हो जाए, यानी -70 से ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे अल्लाह कैसा निशान है, हमें इसको ठीक से बनाना चाहिए। अच्छा, मैं बहुत गंदी राइटिंग में लिख रही होती हूँ, मुझे काफ़ी बच्चों ने कहा है कि अम्मी साहब थोड़ा साफ साफ लिख दिया करें। असल में मैं ये फ़ोन पे वीडियो बनाती हूँ, तो फ़ोन पे रिकॉर्ड करने की वजह से मेरे पास इतनी स्पेस ही नहीं होती कि मैं इसको साफ साफ लिख सकूँ। तो जितना मुझसे हो रहा होता है मैं कर रही होती हूँ, ठीक है। अच्छा, -70 से ऊपर चला जाता है हाइपरपोलराइजेशन में। अगर हम साइनेप्स की बात करते हैं तो साइनेप्स हमारे पास वो जंक्शंस होते हैं। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा, साइनेप्स हमारे पास वो जंक्शंस होते हैं जो कंट्रोल करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूरॉन और एक और सेल, दोनों सेल के दरमियान में कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। अब वो दो सेल्स हमारे पास कौन से होते हैं वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हमारे पास प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। द मूवमेंट ऑफ द इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स इज कॉल्ड साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। इम्पल्स की मूवमेंट उस साइनेप्स के दरमियान से उसको हम साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कहते हैं। अब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या है उसको पढ़ते हैं। हमारे पास जो पहले प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है ये कंडक्ट करता है इम्पल्स को एक्सॉन यानी कि एफरेंट एक्सटेंशन के ज़रिए।
और जो गैप होता है बिटवीन द स्पेस ऑफ टू न्यूरॉन्स उसको हम सिनैप्टिक क्लिफ्ट का नाम देते हैं। पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन की बात करें तो ये रिसीव करता है न्यूरॉन को, और जो डेंड्राइट्स होते हैं जिनको हम एफेरेंट एंडिंग कहते हैं, बच्चों याद रखिएगा, एक्सॉन को हम इफेरेंट एंडिंग कहते हैं और डेंड्राइट्स को हम एफेरेंट एंडिंग कहते हैं। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है वो इन्वॉल्व करती है डायरेक्शन फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन फॉर्म बाय द गैप जंक्शन बिटवीन प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाना चाह रही हूँ कि प्रो साइनेप्टिक और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन असल में होता क्या है। तो ये हमारे पास थोड़ी जगह खाली है, यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके इस चीज़ को समझाऊंगी। हमारे पास इस तरीके से एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और मेम्ब्रेन यहाँ पे हमारे पास मौजूद होती है, वो भी इसी तरीके से होती है, इसको हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कह रहे हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है, कुछ हमारे पास इधर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो इस मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं और उनको इधर आना है। अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन का ये वाला हिस्सा है, ये हल्के हल्के जो है वो थोड़ा सा, एक सेकेंड, अच्छा ये क्या होगा कि ये हल्के हल्के थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो हमारे पास ग्रीन कलर के जो मैंने आपको शो करवाए थे, ये हमारे पास इसके आगे इधर तक आ जाएंगे। वेट सेकेंड, यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर, और फिर ये यहाँ से निकलेंगे और किधर आएंगे, इस तरफ अंदर की तरफ जो है वो इसके ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो हमारे पास दूसरी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं इसके ऊपर। ये कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा? ओके भाई, रेड कलर ला दो। ओके, तो यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं जो कि उस न्यूरोट्रांसमीटर को अपने पास लाते हैं, मतलब अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि एक उस साइड से हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर सारे के सारे दूसरी तरफ, और फिर वो इधर जो है वो इधर आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं हमारे पास प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का। और जो हमारे पास बीच की जगह है, जो सारी मैंने आपको जगह, ये वाली जो जगह है हमारे पास सारी बीच की, कहाँ गया, इस जगह को हम क्या कह रहे होते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पे पूरा आएगा नहीं, यहाँ पे ना पूरा आएगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी लिख रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। साइनेप्टिक क्लिफ्ट का नाम देते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे पास, इसको हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगी। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर, अच्छा हमारे पास एक और चीज़ भी यहाँ पे रहती है, पहले थोड़ी सी अभी हम न्यूरोट्रांसमीटर्स का भी जिक्र करेंगे, जिसका मैंने आपको बताया जो ग्रीन कलर से शो किए। केमिकल साइनेप्टिक की बात करें तो वो जंक्शन जो बिटवीन द न्यूरॉन्स होता है, जो ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट केमिकल मैसेंजर पे, उसको हम कह रहे होते हैं। यानी कि एक यहाँ पे हमारे पास है न्यूरोट्रांसमीटर और एक ट्रांसमीटर हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो ये इनके दरमियान का जो ये गैप मौजूद है ना, इस गैप को हम कह रहे होते हैं न्यूरो साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास साइनेप्टिक, यहाँ पे केमिकल साइनेप्स भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर में दो तरह के ट्रांसमीटर्स होते हैं, एक तो हमारे पास होते हैं एक्साइटरी और एक होते हैं इनहिबिटरी। अब जो एक्साइटरी होते हैं वो हमारे पास एसिटाइलकोलिन होते हैं, एसिटाइलकोलिन, एक सेकेंड, साइटोकिनिन। अच्छा, एक बायोलॉजिकल अमाइंस होते हैं जिसमें हमारे पास एफिनेफ्रिन और नॉन एफिनेफ्रिन आ जाते हैं। ये हमारे पास दोनों के दोनों जो हैं वो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ से इसको हम रिमूव कर देते हैं ऐसे, अब ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास, अगर हम इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाता है गाबा और एंडोर्फिन्स और ग्लाइसिन। ये हमारे पास जो है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की एग्जाम्पल्स हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पास ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाता है। सबसे पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दो चीज़ें मौजूद होती हैं इसके अंदर। एक हमारे पास मौजूद होती है, एक सेकेंड, अच्छा बच्चों, एक इसके अंदर हमारे पास मौजूद होता है ब्रेन, और एक हमारे पास अगर स्पाइनल कॉर्ड मिल जाए तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, ये हमारे पास बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक सेकेंड, अच्छा वेट, अल्लाह पता नहीं क्या क्या हो रहा है आज मेरे साथ। अरे भाई पूरे को लेना है, इसको मैं थोड़ा साइड पे करना चाह रही हूँ ताकि ये बच्चों को डिस्टर्ब ना करे। ओके, अच्छा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास मौजूद होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ क्रेनियम और स्कल्स का काम करते हैं। इसमें हमारे पास मेनिंजेस होती हैं जो कि 3 लेयर्स हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके STB के अंदर भी लिखा हुआ है, यानी ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, सब बिल्कुल लास्ट मिनट रिविजन है, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बुकलेट है। और इसके अंदर सारे प्रोविंसेस का मिक्स लिखा है, तो यानी कि बहुत अच्छी डिवीज़न है। अच्छा, ड्यूरा मैटर होता है हमारे पास, एल्केनॉइड मैटर होता है, और हमारे पास पिया मैटर होता है। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, जैसे हमारे पास अगर ये ब्रेन वेसल है तो इसमें जो हमारे पास, अच्छा, इसमें जो हमारे पास आउटर लेयर होती है ना सबसे ज़्यादा, वो हमारे पास यहाँ पर होती है ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड मैटर, और फिर हमारे पास होती है पिया मैटर, यानी कि सबसे आखिर वाली हमारे पास होती है ये पिया मैटर। अब इसमें हमारे पास अगर बात करें, यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो प्रेजेंट होता है आर्किनॉइड। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास CSF प्रेजेंट होता है बच्चों। CSF क्या होता है, वेट, अरे भाई बहुत प्रॉब्लम होता है मुझे इस तरह। अब इंसान सुकून से पढ़ा रहा है लेकिन फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ओके, हम कहाँ थे, अच्छा ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है अचानक से, जो भी मैंने बनाया था वो सब ख़त्म हो गया बच्चों। हाय, अच्छा हम लोग हैं CSF पर। अच्छा बच्चों, CSF क्या होता है? CSF हमारे पास होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे पास मौजूद होता है आर्किनॉइड मैटर और पिया मैटर के दरमियान में। ये हमारे पास प्रिवेंट करता है बम्स को, जॉर्ज को। इसमें 85% वाटर होता है। ये एक्टोडर्म से डेवलप होता है। अप्रॉक्सीमेटली इसका वेट होता है 1.4 kg। फोर ब्रेन की बात करें तो लार्जेस्ट और मोस्ट ऑब्वियस पार्ट होता है, 2 चीज़ों में डिवाइड हुआ हुआ होता है फोर ब्रेन। अब इसमें हमारे पास 2 चीज़ें जो यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाई गई हैं वो हम उसको पढ़ेंगे, एक टेलेंसेफ्लॉन है और एक डायसेफ्लॉन है। अगर हम टेलेंसेफ्लॉन की बात करें तो वो डिफ्रेंशिएट होता है तो 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर या सेरेब्रम्स के अंदर, और ये कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से विया लार्ज बैंड ऑफ एक्सॉन्स। ठीक है, अब ये एक्सॉन्स के ज़रिए टेलेंसेफ्लॉन एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। 2 तरह के हेमिस्फीयर हैं इसके अंदर। कॉर्पस कोलोजम जो है वो एक हेमिस्फीयर कंसिस्ट होता है आउटर ग्रे मैटर और इनर वाइट मैटर, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसमें तकरीबन 10 से 15 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं। अब ये हमारे पास बहुत सारी चीज़ों में हमें हेल्प करता है, हेयर करने में, कोई चीज़ हमने सुननी है उसमें, इंटेलिजेंस में, रीजनिंग में, मेमोरी में, थिंकिंग में, लर्निंग में, ड्रीम्स में, या वॉलंटरी मूवमेंट्स में। वॉलंटरी मूवमेंट जो हम खुद करते हैं उनको हम नाम देते हैं वॉलंटरी मूवमेंट का। अच्छा, फिर अब हम लोग बात करते हैं डायसेफ्लॉन की, तो ये हमारे पास 2 पार्ट्स में और डिवाइड होता है, जिसमें हमारे पास थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम आ जाता है। थैलेमस जो है वो हमारे पास क्लियरिंग हाउस का नाम से जाना जाता है, कनेक्टर या प्रिसेप्टर फॉर प्लेजर एंड पेन। अगर हम लिम्बिक सिस्टम की बात करें तो ये मज़ीद 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, जिसमें हमारे पास आ जाता है हाइपोथैलेमस, अमागडाला और जो है वो हिप्पोकैम्पस। ठीक है, फिर हम मिड ब्रेन पे आएंगे, फिर हिंड ब्रेन पे आएंगे, और हिंड ब्रेन की भी काफ़ी हमारे पास टाइप्स हैं, तो फिर हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस को डिस्कस कर लेते हैं। ये वेंट्रल टू थैलेमस है। अच्छा, वेंट्रल पोजीशन पे मौजूद होता है, होमोस्टेसिस का काम करता है, बॉडी टेम्परेचर को संभालना, ब्लड प्रेशर को, हंगर को, थ्रस्ट को, एग्रेशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, स्लीपिंग वाटर, वेक साइकिल, बायोरिथम्स को, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और ये हमारे पास 2 एलिमेंट शेप के पेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास फंक्शन क्या करता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर है, कॉन्शियस एक्टिविटीज़ को जैसे साइड, स्मेल, टेस्ट, इनको लेकर चलते हैं, स्पीच। हिप्पोकैम्पस हमारे पास 2 हॉर्न कर्व्स हैं जो कंट्रोल करते हैं टर्म और मेमोरी को। अब मिड ब्रेन में हमारे पास स्मॉल पार्ट भी आ जाता है मिड ब्रेन का, और इसके अंदर ये मतलब छोटा सा पार्ट होता है मिड ब्रेन खुद भी, और ये कंट्रोल करता है रिले सेंटर को और कंट्रोल करता है रिफ्लेक्सेस को। अच्छा, ये जो हमारे पास होता है ना मिड ब्रेन, ये इतना ज़्यादा डेवलप्ड पार्ट नहीं होता,
अब जो हिंड ब्रेन है ना, ये हमारे पास इवोल्यूशन का फर्स्ट अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन ये डेवलप हुआ वो है, और इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे जब हम पॉन्स की बात करते हैं तो ये लोकेट होता है अबव द मेडुला के अबव पॉन लोकेटेड होते हैं। ये कंट्रोल करते हैं रेट एंड पैटर्न मूवमेंट को, यानी जिस तरह की आपकी मूवमेंट है उसको कंट्रोल करेंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन में, ब्रीथिंग में और स्लीपिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लिगेंटा की, तो यहाँ पर हमारे पास मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है वो रिफ्लेक्स सेंटर काम कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास वो ब्रीथिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, कफिंग, हिकअप्स, स्नीजिंग, वॉमिटिंग और डाइजेशन का काम जो है वो करते हैं। सही है। अच्छा, अब आगे हम लोग बात करते हैं सेरेब्रम की, जो स्पाइनल कॉर्ड है, और उसके बाद हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जिसको हम डीपली डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चों, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। रिवीजन करना है तो सारी चीज़ें बहुत शॉर्टली होंगी, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। इनहेरिटेंस की बात करें तो ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग हमारे पास कहलाता है इनहेरिटेंस। ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ। अच्छा, फिर अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो अगर हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनका रोल पढ़ते हैं इनहेरिटेंस में, इसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स हमारे पास बेसिक यूनिट है इनहेरिटेंस का। बच्चों, जेनेटिक्स से हमें जो चीज़ें पता चलती हैं वो उसमें जो चीज़ें आती हैं वो है सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड का पार्ट ऑफ डीएनए, कंट्रोल कैसे कर रहा है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स। अच्छा, फिर हम लोकस की बात करें तो लोकस कहते हैं पोजीशन ऑफ द जीन की जो पोजीशन होती है उसको हम लोकस कह रहे होते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम्स पर जहाँ पर जीन प्रोड्यूस हैं, जहाँ पर उनकी पोजीशन है, उसको हम लोकस कह रहे हैं। अलील कहते हैं ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स जीन की, यानी जीन की एक से ज़्यादा फॉर्म्स को अलील कहा जाता है, जैसे कि एक डोमिनेंट जीन है और एक हमारे पास रेसेसिव जीन है। होमोजाइगस की बात की जाए, ये सारी टर्म्स मैं पहले इस तरीके से आपको बता रही हूँ ताकि चीज़ें आप लोगों की चैप्टर पढ़ने से पहले क्लियर हो जाएँ। आगे अगर ये टर्म यूज़ हो तो आपको पता हो कि इनको कैसे लेकर चलना है। होमोजाइगस की बात करें तो दोनों अलील अगर सेम होंगी तो वो होमोजाइगस है। जैसे एग्जांपल में आपको शो हो रहा है कि अगर दोनों ए हैं तो ये दोनों सेम हैं, होमोजाइगस हैं। दोनों ये छोटा वाला ए है यानी कि रेसेसिव अलील हैं, तब भी सेम रहेगा। इसके अलावा अगर कैपिटल सी है या स्मॉल सी है तो जहाँ पे भी आपके पास जो चीज़ें हैं वो एक जैसी हैं, सेम हैं, तो एक सेकेंड बच्चों। अच्छा, जहाँ पर भी बच्चों आप लोगों के पास चीज़ें जो हैं वो सेम होंगी तो इसको हम कहेंगे होमोजाइगस। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है वो इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा बच्चों, अब हम लोग जिसको डिस्कस करेंगे वो है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, अलील्स डिफरेंटली होती हैं, जैसे कि एक बड़ी और एक छोटी, जैसे एक बड़ी और एक छोटी, यानी कि दोनों अलील्स डिफरेंट होंगी। जीन पूल हम कहते हैं जहाँ पर जीन की पॉपुलेशन हो उसको जीन पूल कहा जाता है। जीनोम मतलब ऑल जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन इंडिविजुअल, उसका जीनोम है। जीनोटाइप एक जेनेटिक कॉम्बिनेशन है सारी जीन्स का, जैसे होमोजाइगस हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया। फिनोटाइप हमारे पास एक्सप्रेशन है जीन का, यानी कि उस जीन की मदद से कैसा एक्सप्रेशन सामने आएगा। अगर ए वाली जीन्स हैं तो ब्लैक एक्सप्रेशन सामने आ रहा है, बी वाली जीन्स हैं तो ब्लू एक्सप्रेशन सामने आ रहा है। किसी जीन की वजह से आपको कोई चीज़ जो है वो लॉन्ग देखने को मिल रही है, या किसी चीज़ की वजह से आपको कोई चीज़ जो है वो डॉर्फ देखने को मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें आपका फिनोटाइप कहलाता है। मेंडल्स लॉ की बात करें तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और लॉ ऑफ सिक्रीशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस इनहेरिटेंस, ये सारे लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। अगर हम मेंडल्स लॉ की बात करें तो इसको हम इनहेरिटेंस लॉ भी कह सकते हैं। इनहेरिटेंस लॉ भी मेंडल्स लॉ का ही जो है वो दूसरा नाम है बच्चों। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो जॉन मेंडल ने बताया था मेंडल लॉ, और उसने एक्सपेरिमेंट किया था एक पी प्लांट पे। पी प्लांट को हम लोग पीसम सैटिवम कहते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अच्छा, इसने इस पे एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें आसान थी। अब वो आसान चीज़ें क्या थी वो सब यहाँ पर लाइन टू लाइन दी गई हैं। आसान एक तो ये था कि ये सेल्फ पॉलिनेशन करता था, तो ये इजी चीज़ होती है क्रॉस पॉलिनेशन के ज़रिए। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल, अच्छा ये क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता था, सेल्फ पॉलिनेशन भी, क्रॉस पॉलिनेशन भी, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग भी, हाइब्रिड्स एंड फर्टाइल जनरेशन टाइम इज़ शॉर्ट, यानी कि जल्दी से ये ग्रोथ कर लेता है।
कुछ ये सारी खसूसियात थी इसकी। अच्छा, पी ईच ट्रेट इज़ डिस्टिंक्ट। अच्छा, इसकी जो हर ट्रेट होती है वो एक दूसरे से अलग होती है, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होती। 7 ट्रेट्स होती हैं 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर। ये सारी वो चीज़ें थी जिसकी वजह से जॉर्ज ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। इसका स्टेम कलर पॉट शेप का होता है, इसका फ्लावर उसकी पोजीशन जो होती है क्रोमोसोम्स पर, सीड कलर, फ्लावर कलर ऑन क्रोमोसोम नंबर 1, पॉट कलर आर क्रोमोसोम नंबर 5 और सीड शेप क्रोमोसोम नंबर 7 पर मौजूद होता है। अगर हम लॉ ऑफ सिग्रेशन की बात करें तो लॉ ऑफ सिग्रेशन जो लगता है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर लगता है, यानी सिंगल ट्रेट पर लगता है। इसको हम ट्रू ब्रीडिंग भी कह सकते हैं, या सेपरेशन ऑफ अलील। लॉ ऑफ सेपरेशन ऑफ अलील या लॉ ऑफ सिग्रेशन दोनों नाम दिए जाते हैं। इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। इसमें मोनोहाइब्रिड होता है, सही है। जीनोटाइपिक रेशो 1:1 होता है और फिनोटाइप रेशो 3:1। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें तो ये हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस में होता है। बच्चों यहाँ पर एक सेकेंड, अच्छा बच्चों यहाँ पर आप लोगों को कुछ डिफरेंस दिख रहा है डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर और मोनोहाइब्रिड। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड और लॉ ऑफ सिग्रेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स मोनोहाइब्रिड पर होता है। ये 2 ट्रेट्स होता है। इसका फिनोटाइपिक रेशो 9:3:3:1 और इसका जीनोटाइप रेशो होता है 1:2:4 1:1:1। बच्चों को बहुत मुश्किल होती है इसको याद करने में, तो मैं आपको एक इजी तरीका सिखा देती हूँ इसको याद करने के लिए। इसके लिए आपको 1:2 यानी कि 12, फिर उसके बाद 24, फिर अच्छा बच्चों फिर हम लोग बात करें बोथ अलील्स आर। अच्छा अब यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया सबसे पहले लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, जिसमें आपको पता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस इस्तेमाल होता है। डोमिनेंस की बात करें, डोमिनेंस कहते हैं दोनों का ऊपर शो होना, यानी दोनों का डोमिनेंट होना, ये होता है डोमिनेंस और ये होता है रेसेसिव, ठीक है। अब मैं बहुत गंदा बना रही हूँ बच्चों, मुझे पता है। एक्चुअली मैं चाह रही हूँ मैं आप लोगों को विदिन 10 मिनट्स इसको कंप्लीट करवा दूँ, अब पता नहीं कितनी देर में होगा। अच्छा डोमिनेंस मतलब इस तरह बड़ा और छोटा इस तरीके से होता है रेसेसिव। डोमिनेंस हमारे पास कहने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है एक अलील पे दूसरी अलील का। नो मेडियन इनहेरिटेंस पैटर्न, यहाँ पर मेडियन इनहेरिटेंस का पैटर्न नहीं होता। अगर हम कंप्लीट डोमिनेंस की बात करें तो मतलब 1 अलील सप्रेस द इफेक्ट ऑफ द अदर अलील बाय 100%। अब इसमें क्या होगा, अगर एक चीज़ ब्लू है और दूसरी चीज़ जो है वो वाइट या पिंक है, तो अब जो ब्लू है ना, ब्लू अलील जो है वो इस पर अपने आप को दिखाएगी, पूरा कंप्लीट शो कराएगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो एक जैसा नहीं होता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें तो बोल अलील अनेबल होगी कि वो सप्रेस करें एक दूसरे को 100%, ठीक है। दोनों को 100% नहीं, जैसे फ्लावर 4 o'clock है, अब जैसे सुबह में वो 4 o'clock पे वो जो है वो खिल जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और 4 के बाद जो है वो सप्रेस हो जाता है। तो ये हमारे पास कुछ इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। को डोमिनेंस कहते हैं जब दोनों अपने आप को कंप्लीट शो करें। अब दोनों अपने आप को कंप्लीट शो किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपके पास एक रेड कलर का बुल है, ठीक है, और उसने जो है वो मीटिंग की है किसके साथ, एक वाइट कलर के बुल के साथ। तो जो कलर बना है ना वो ऐसा कलर बना है जैसे पिंक बन गया, ठीक है, मतलब कि बीच का कलर बन गया, यानी रेड भी शो हुआ और वाइट भी शो हुआ और वो दोनों ने मिलके पिंक बना लिया। लेकिन बच्चों इसमें एक बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब इसमें याद रखने वाली बात ये है कि वो पिंक कलर हमें दूर से दिख रहा है, असल में हुआ कुछ ऐसा है कि वो जो रेड है ना उसके जो रेड है उसके छोटे छोटे से, एक सेकंड बच्चों मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताना चाह रही हूँ। हाँ, तो वो जो रेड है ना उसमें रेड में छोटे छोटे बाल हर जगह मौजूद है, ठीक है, इस तरीके से उस काऊ के ऊपर जो फर है उसके, और उसी के अंदर ही मैं आपको बताऊँ तो वाइट कलर भी मौजूद है। अब वाइट कलर मैं आपको कहाँ से शो कराऊँ बच्चों, रेड के साथ थोड़ा सा वाइटिश कलर में शो करा देती हूँ ये वाला, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। हाँ, तो बच्चों इसी के अंदर ही इस तरीके से वाइट कलर के भी कुछ बाल शामिल हैं। और जब दूर से इस चीज़ को हम देख रहे हैं तो वो हमें क्या लग रहा है, तो दूर से जब हम इस चीज़ को देखेंगे तो लगेगा कि भाई पिंक कलर है, jabki वो अगर करीब जाके देखें तो दोनों अपने आप को डोमिनेंटली दिखा रहे हैं, अब एक दूसरे के इफेक्ट को सप्रेस नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास होता है कोडोमिनेंस का सारा सीन। अब मल्टीपल अलील और एबीओ ग्रुप के सिस्टम की बात करें, मल्टीपल अलील मतलब 2 से ज़्यादा अलील होना 3 से 300 तक की रेंज पे। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो लेंस टर्नर ने 1901 में डिस्कवर किया था। ये जेनेटिक बेसिस डिस्कस किया था बर्नस्टीन ने।
और अलील शो देयर अफेक्ट अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ, ये हमें बताया था इन्होंने बेस्टन ने कि अलील जो है ना वो बहुत जल्दी एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही अपनी चीज़ें शो करना स्टार्ट कर देता है। RH ब्लड ग्रुप की बात करें तो बच्चों RH एंटीजन जो है वो पॉजिटिव भी होती है और RH एंटीजन जो है वो नेगेटिव भी होती है। ये डिस्कवर किया था रेसिस ने और ये मंकी के ऊपर इन्होंने जो है वो डिस्कवर किया था। एपिटाइसिस की बात करें तो हमारे पास जो एपिस्टेसिस होता है ये वन जीन ऑल्टर द अफेक्ट ऑफ अदर जीन इज़ इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, एक ऐसी जीन जो कि इनहेरिट हुई भी हो इंडिपेंडेंटली उसको जो है वो अफेक्ट करना, उसको हम कहते हैं एपिडेट्स। अब इसमें हमारे पास दो तरह के एपिस्टेसिस होते हैं, एक हमारे पास होता है रेसेसिव और एक हमारे पास होता है डोमिनेंट। ठीक है, ये दोनों अलग अलग तरह के होते हैं। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास रेसेसिव में होता है जैसे कलर्स, फर कलर्स ऑफ रेड, और उसमें होता है फर कलर्स ऑफ गन एंड पिग। तो ये हमारे पास डोमिनेंट और रेसेसिव की एग्जांपल है। अब प्लियोट्रॉपी क्या होता है? फिर वन जीन कंट्रोल टू और मोर ट्रेट्स, यानी एक ही जीन है और वो एक से ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। तो मतलब जीन एक है हमारे पास लेकिन वो कंट्रोल दो चीज़ों को कर रही है। तो इस पोजीशन को या इस चीज़ को हम लोग किसका नाम देते हैं? इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास प्लियोट्रॉपी। अब यहाँ पे हमें बता रहे हैं एग्जाम्पल में, जैसे वन वाइड आइजीन इन ड्रोसोफिला शेप ऑफ स्पर्म स्टोरिंग स्ट्रक्चर, और ह्यूमन के अंदर जो है वेट, हाइट, ये प्लिंकिटोन जो हमारे पास है, ये हमारे पास लाइट हेयर्स, लाइट स्किन, पिगमेंट्स, इन सबको चला रही है। तो यानी एक जीन है लेकिन वो कैरेक्टर्स बहुत सारे शो कर रही है, तो उसको हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी। अब लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो जीन लिंकेज की अगर हम बात करें, स्टिंग टुगेदर ऑफ जीन एंड अ क्रोमोसोम, यानी एक क्रोमोसोम पे बहुत सारी जीन है तो वो सब जीन लिंकेज कहलाएगा। फिजिकल रिलेशनशिप ऑफ जीन, ह्यूमन सेल, अब ह्यूमन सेल्स में लाइक 23 हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और हमारे पास जो 22 है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स है, जिसमें से 23rd क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास कौन सा है बच्चों? सेक्स क्रोमोसोम है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास 23 हैं, उसमें से 22 जो है वो ऑटोसोमल हैं और एक जो है वो आखिरी वाला वो हमारे पास सेक्स हार्मोन है। ठीक है बच्चों, तो टोटल ये सब 23 हार्मोन्स होगा। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की बात करें बच्चों तो हम लोग फीमेल्स के लिए XX का टर्म यूज़ करते हैं और मेल्स के लिए XY का। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम जेनेटिक लिंकेज की बात करें तो उसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, जो हमारे पास डिटेक्शन करता है जेनेटिक लिंकेज का कि हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इसमें जो है वो यूज़ होता है। अब ऑटोसोमल लिंकेज की बात करें तो इसमें हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो 11, उस पर हम लोग सिकल सेल एनीमिया भी बोल सकते हैं उसको। एक सेकेंड, ऑटोसोमल लिंकेज के अंदर हमारे पास सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकोमिया या एल्बिनिज्म हो सकता है। अच्छा, ये हो सकता है। अब सेक्स लिंकेज में हमारे पास X क्रोमोसोम पर होगा जो भी होगा, और वो हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, हीमोफिला और गाउट जो है ये सेक्स लिंकेज हार्मोन्स पे कॉज हो सकती हैं बीमारियाँ। अब हम क्रॉसिंग ओवर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर हम सेक्स रिलेटेड इनहेरिटेंस की बात करेंगे। अच्छा, exchange of genetic material between non-sister chromatid closer the gene laser will be crossing over। अच्छा बच्चों, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल की बात की जा रही है। अगर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्लोजर द जीन लेसर विल बी द क्रॉसिंग ओवर। अब यहाँ पर अगर हम उसकी बात करें, हमारे पास गैमेट्स कितने होंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और ओजेनेसिस होता है। ये हमारे पास गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है। सेक्स रिलेटेड ट्रेट्स की बात करें तो इसमें हमारे पास वन जेंडर ट्रेट होती है ड्यू टू ऑटो एनाटॉमिकल डिफरेंस होगी, जैसे बर्थ फीमेल ब्रॉडेड पेल्विस। ठीक है, जैसे मिल्क प्रोडक्शन हो रही है फीमेल के अंदर, तो ये होती है सेक्स रिलेटेड ट्रेट्स। अब यहाँ पर हमारे पास सेक्स इन्फ्लुएंट ट्रेट्स के अंदर हमारे पास होता है जो बोथ मेल एंड फीमेल के अंदर पाया जा रहा है या सिंगल जेंडर के अंदर ज़्यादातर कॉमन है, जैसे मेल्स के अंदर ब्रेड हो गई, ब्रेड वगैरह हो गई, ये सब सेक्स लिंक ट्रेट्स हैं। अब सेक्स लिंक हमारे पास ड्रोसोफिला के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो ड्रोसोफिला का एक्सपेरिमेंट है, ये हमारे पास ड्रोसोफिला मेलैंगोस्टर जो थे इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, और किया किसने था? मॉर्गन ने किया था 1910 में। अब इसने हमें कुछ एडवांटेजेस बताए थे ड्रोसोफिला के। उसने कहा था कि ईजी है कैप्चर करने के लिए, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसके अंदर देखा जाता है, शॉर्ट जनरेशन टाइम है 2 वीक के अंदर हम देख लेते हैं, जेनेटिक स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा है, इसके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं तकरीबन 85 ट्रेड्स, और इसके अंदर कुछ ह्यूमन जीनोम के प्रोजेक्ट भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास रेसेसिव ट्रेड भी हैं जो कि और कुछ जो है वो वाइट आइज मेल हैं, तो कोई भी वाइट आइज फीमेल इसके अंदर नहीं है। इसी वजह से मतलब कि काफ़ी सारे इसके अंदर ऐसे कैरेक्टर्स थे जिसकी वजह से हम अगर इस पर स्टडी करते तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहता। सही है बच्चों।
अच्छा, अब जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन भी 1 शॉट के अंदर ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, बहुत आसान तरीके से सारी चीज़ें हम समझेंगे और डिस्कस करेंगे। बुक के अकॉर्डिंग जो मेन लाइन्स हैं उनको हम जल्दी से रिन्यू कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से इसको रिव्यू करेंगे ताकि आप लोगों की जो भी पॉइंट्स हैं जहन में वो क्लियर हो जाए। जो ओल्डर वंस होते हैं उनको पेरेंट्स कहा जाता है, और जो न्यूली फॉर्म्ड होते हैं उसको हम प्रोजेनी कहते हैं। वो प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड्स, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन बच्चों हमारे पास 2 टाइप का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में हमारे पास सिर्फ एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और सेक्सुअल के अंदर हमारे पास 2 पेरेंट्स की रिक्वायर्ड होती है। ह्यूमन बींग्स की अगर बात की जाए तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल्स होते हैं, ठीक है, या डाई या फिर हेट्रोफ्रोडाइट होते हैं। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, अच्छा ये जो मैंने 3 आपको टर्म्स बताई हैं, ये वाली 2 टर्म्स और ये टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे MCQs कई दफ़ा बन के आ चुका है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये जनरेट करते हैं और डिलीवर करते हैं स्पर्म किधर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। आउच। अच्छा, फिर अगर हम लोग एक सेकेंड में इसकी रेजर की, इसको भी थोड़ा सा ऑब्जेक्ट इरेजर, ओके। फिर अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो वो प्रोड्यूस करती है, प्रिपेयर करती है एग्स को, उसको फर्टिलाइजेशन का काम करती है, और फिर फेटाल डेवलपमेंट या एम्ब्रियो डेवलपमेंट का काम भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू हो रहा होता है। अब पहले हम डिटेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे और फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर आ जाएंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमारे पास जो चीज़ें होती हैं उसमें हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं, ठीक है। इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो गोनैड्स आ जाते हैं, और गोनैड्स हमारे पास वो ऑर्गन्स होते हैं जो सेक्स सेल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब गोनैड्स हमारे पास कौन से होते हैं, यहाँ पे हमारे पास टेस्टिस होते हैं, ठीक है, जहाँ स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस भी होता है और थोड़े टाइम के लिए स्टोर भी हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर आ जाएँ तो वो हमारे पास 2 होते हैं, एक होता है पेनिस और एक होता है स्क्रोटम। जो हमारे पास स्क्रोटम होता है ये हमारे पास मेंटेन करता है टेस्टिस को एट अराउंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड, या उससे थोड़ा सा कम, स्लाइटली लोअर दैन द बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री। अब बॉडी का जो टेम्परेचर है हमारे अंदर वो होता है 37 डिग्री, और जो स्पर्म्स होते हैं वो इस टेम्परेचर के ऊपर नहीं रह सकते क्योंकि वो इतना हार्ड टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर यानी कि 35 डिग्री टेम्परेचर होता है हमारे पास स्क्रॉटम के अंदर। तो इसीलिए जो हमारे पास स्पर्म्स होते हैं वो स्क्रॉटम के अंदर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा स्लाइटली लोअर टेम्परेचर मौजूद होता है, ठीक है बच्चों। 3 सेट्स होते हैं एसेसरी ग्लैंड्स के, एक होता है सेमिनल वेसिकल, फिर इसके बाद हमारे पास आता है प्रोस्टेट ग्लैंड और पल्पो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। अब सेमिनल वेसिकल जो है वो एक पेयर है सेमिनल वेसिकल्स का, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अबाउट 60% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास कि जो हमारे पास सेमिनल वेसिकल है, मैं सिर्फ SWSV लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। जो हमारे पास सेमिनल वेसिकल हैं ये हमारे पास तकरीबन 60% ऑफ सीमेन जो है, ये इतना गंदा लिखा जा रहा है, वेट बच्चों, 60% ऑफ सीमेन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बना रहे हैं 60% ऑफ जो है ना वो सीमेन बना रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड लार्जेस्ट सीमेन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है, ये याद रखिएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड इज़ द लार्जेस्ट सीमेन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ये हमारे पास स्मॉल से ग्लैंड्स होते हैं, और ये हमारे पास यूरेथ्रा के नीचे थोड़ा सा बिलो द यूरेथ्रा जो है वो बिलो द प्रोस्टेट यूरेथ्रा के पास मौजूद होते हैं। अच्छा, ईच एजुकुलेशन, अच्छा यहाँ पर जो हमारे पास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है ये काम क्या करता है बच्चों? जो हमारे पास ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ना, ये काम क्या कर रहा होता है कि हमारे पास जो, जैसे कि आपको पता है कि मेल्स के अंदर हमारे पास जो डक्ट होती है वो एक ही होती है, यानी यूरिनो जेनिटल डक्ट जिसको हम कह रहे होते हैं ना, यूरिनो जेनिटल डक्ट होती है मेल्स की, सही है।
अब उस यूरिनोजेनिटल डक्ट में क्या होता है कि हमारे पास यूरिन भी उधर से ही आता है और जो हमारे पास स्पर्म प्रोडक्शन है वो भी वहीं से हो रही होती है। तो अब अगर पहले यूरिन पास आउट हो चुका है तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि वो जो डक्ट होगी वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। तो इस एसिडिक के अंदर अगर हम स्पर्म प्रोडक्शन करवाएंगे तो वो फिर सही से स्पर्म, क्योंकि एसिडिक को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए स्पर्म या तो कुछ ख़राब हो जाएंगे या उनके अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। तो इस वजह से जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है ये क्या करता है कि ये एक जो है हमारे पास सीमेन को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एक वाइट कलर का, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एसिडिक कंडीशन है उस डक्ट की वो ख़त्म हो जाती है और फिर उसके बाद हमारे पास स्पर्म प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इजैकुलेशन की बात करें तो ह्यूमन मेल के अंदर तकरीबन 2 ml से 5 ml तक इजैकुलेशन पॉसिबल है, एवरी एजुकुलेशन। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो नॉर्मली इट कंटेन 2 to 150 मिलियन स्पर्म्स, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखिएगा। मेन हार्मोन्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, वो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH यानी कि लुटेनाइजिंग हार्मोन, इनहिबिन और GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 4 मेन पार्ट्स हैं, जिनमें से हमारे पास पहला पार्ट है ओवरीज, फिर है ओविडक्ट, फिर यूटेरस और फिर वजाइना। अब ये वो पार्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, हर वुमेन के अंदर तकरीबन 2 लाख फॉलिकल्स बनते हैं। ये MCQs पास्ट पेपर का भी हिस्सा बन चुके हैं और वैसे भी बहुत दफ़ा पूछे जा चुके हैं। मेल के अंदर जो चीज़ें याद रखने की हैं वो ये वाली वैल्यूज़ हैं। 2 ml इजैकुलेशन और कंटेन कितने स्पर्म्स, 20 to 150, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और फीमेल के अंदर ये क्या। इसके अलावा द सेल्स ऑफ फॉलिकल प्रोड्यूस अ सेक्स हार्मोन कॉल्ड ईस्ट्रोजन। जो सेल्स हैं फॉलिकल्स के वो एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको हम ईस्ट्रोजन का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, ओविडक्ट जिसे हम फैलोपियन ट्यूब या यूटेरिन ट्यूब कहते हैं, ये कैरी करती है एग्स को ओवरी से यूट्रस तक और ये अराउंड 10 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग होती है। अच्छा बच्चों, अगर बात की जाए MCQs में फर्टिलाइजेशन का जिक्र आ जाए, किसका जिक्र आ जाए कि फर्टिलाइजेशन की साइट क्या होती है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, तो याद रखिएगा हमेशा आपने ऑप्शन मार्क करना है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। अच्छा, यूटेराइन की जो वॉल होती है वो 3 लेयर्स में कंसिस्ट होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम कहते हैं। ओवरीज हमारे पास प्रोड्यूस करती हैं एग सेल्स और हार्मोन्स को। ओविडक्ट हमारे पास कैरी करता है एग को फर्टिलाइजेशन तक लेकर जाता है। यूटेरस हमारे पास हाउस होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो या फिटस का। और वेजाइना की बात करें तो ये हमारे पास स्पर्म को रिसीव करता है और बर्थ कैनाल में हेल्प करता है। अब यहाँ पर आ जाती है फीमेल्स की ओवेरियन साइकिल, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कह सकते हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर होता क्या है, हमारे पास एक एग रिलीज़ होता है हर 28 दिन के अंदर और ये हमारे पास FSH और LH यानी ओवेरियन साइकिल जिसको हम कह रहे होते हैं वो उसको रेगुलेट करवाते हैं, दोनों हार्मोन यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारे पास ये जो डे होता है ये 1 till 5 तक रहता है, यानी कि जिसमें आपको ब्लीडिंग हो रही होती है। फिर उसके बाद हमारे पास जो डे आता है वो प्रोलिफरेटिव फेज़ या प्री ओवुलेटरी फेज़ होता है, जो कि 6 से 14 दिन के दरमियान में होता है। उसके बाद हमारे पास सेक्रेटरी और पोस्ट ओवुलेटरी फेज़ आता है, जो कि 15 से 18 के दरमियान होता है। अब यह आपको डेज याद रखने हैं, मेंस्ट्रुअल डे 1 till 5, प्री ओवुलेटरी 6 till 14 और 14th डे जाकर आपकी ओव्यूलेशन हो जाती है और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ होता है 15 से 28 तक। अब ये जो यूटेरिन साइकिल होती है इसमें जो हमारे पास डेज लिखे हैं इसको तो हमने अच्छे से देख लिया, मेंस्ट्रुअल डे, प्रोलिफरेटिव फेज़ और सेक्रेटरी फेज़। अब हमारे पास आता है ये 28 दिन तक चलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारे पास रेगुलेट होती है 4 हार्मोन से, FSH, LH, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब हम आ जाते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के ऊपर। हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में जिसमें बुक में जिसका जिक्र है वो 2 है, एक गोनेरिया है और एक सिफिलिस है और एक एड्स है। 3 है, ठीक है, राइट, 3 है हमारे पास। एक है हमारे पास ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंदर गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स।
गोनोरिया की बात करें तो ये हमारे पास नीज़ीरिया गोनोरिया से होता है और ये बच्चा बैक्टीरियम से कॉज होता है। याद रखिएगा, बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है कि बैक्टीरियम से कॉज क्या होता है। सिफिलिस भी बैक्टीरियम से कॉज हो रहा है और गोनोरिया दोनों हमारे पास बैक्टीरिया से कॉज हो रहे हैं। बैक्टीरिया का नाम नीज़ीरिया गोनोरिया और उसमें ट्रिपोनिमा पैलेडियम है। ठीक है, एड्स की बात करें तो ये हमारे पास HIV जो है इसको कॉज करता है और ये अटैक करेगा हेल्पर टी सेल्स के ऊपर, जो कि एक टाइप है लिम्फोसाइट्स की। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन किया जाता है MDCAT के अंदर वो मोस्टली यहीं से आ जाता है कि हमारे पास जो HIV वायरस है या जो एड्स है वो सबसे ज़्यादा अटैक किस पे करेगा, कौन से सेल पे करेगा। तो याद रखिएगा वो हेल्पर टी सेल पे करेगा, जो कि लिम्फोसाइट की एक टाइप होती है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये भी पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया, एक वन शॉट के अंदर आप लोगों का कवर हो जाएगा। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर हमारे पास अप्रॉक्स 300 बोन्स होती हैं। अब इसमें आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, जब आपका एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है, जब बर्थ का टाइम होता है ना, तो जब बच्चा पैदा हुआ है लाइक बिल्कुल, तब उसकी जो बोन्स है वो 300 होंगी। लेकिन जब वो एक एडल्ट बन जाएगा, एक बड़ा बन जाएगा, तो उसकी बोन्स जो हैं वो तब 206 होती हैं। तकरीबन बोन्स जो हैं वो 18% ऑफ टोटल वेट बना रही होती हैं। तकरीबन 18% ऑफ टोटल वेट जो है वो हमारे पास बोन फॉर्म कर रही होती हैं। बोन्स हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं बोन्स के। एक होता है एपिफिसिस, डायफिसिस और मेटाफिसिस। इस कलर को मैं थोड़ा सा लाइट करना चाह रही हूँ क्योंकि इतना डार्क कलर ना फिर वो इतना अच्छा नहीं लगता। मेरे ख्याल से हमें ब्लू में चले जाना चाहिए, राइट, इस तरह। ये प्यारा है। अच्छा, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं हमारे बोन्स के अंदर, जिसको हम ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ये ना कलर जो है ना बहुत इशू करता है, क्या हो रहा है। अच्छा, हमें ये कलर चाहिए। हाँ, अब ठीक है, सही भाई, ये वाला कलर अब आ गया, नहीं आया। चलो भाई आ जाओ, ये क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, मुझे ना इतना ये समझ भी नहीं आता। अगर ये मैं कंप्यूटर पे करूँ ना, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर आएगा, लेकिन इस पे आता ही नहीं है। ओके, अभी हम देखते हैं, आ गया। अच्छा, कार्टिलेजेस की बात करें तो ओनली 1 टाइप ऑफ सेल होता है कार्टिलेजेस में, जिसको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फिब्रो कार्टिलेज। ठीक है, अब एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास स्कल आता है, वर्टिबल कॉलम आता है, स्टर्नम आता है और रिब्स आता है। ठीक है, यानी कि बीच का सारा हिस्सा आपके जिस्म का। मैं आपको थोड़ा सा इसमें ड्रॉ करके भी सिखा देती हूँ, तो उससे ये होगा कि ना बच्चों को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, मिस एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर क्या होता है। तो भाई ये आपका मुँह है, ये आपका जिस्म, ये आपके हाथ। ठीक है, प्लीज़ मेरी थोड़ी सी चीज़ों को आपने इग्नोर करना है। ओके, ये आपके पाँव, मतलब हाथ और ये पाँव। अल्लाह, एक पाँव में क्या हो गया। ओके, इसमें बिल्कुल ठीक नहीं बनता, वरना मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है सीरियसली। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जब एक्सियल स्केलेटन की बात होगी तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम एक्सियल स्केलेटन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास जो ये वाले पार्ट हैं, ये हमारे पास अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि बच्चों को सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होंगी। ये मैं कहाँ लगाऊँ, एक सेकेंड, इसको हम लगाते हैं। अरे पूरा था भाई ये, इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे, सही है। चलो, अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर एक्सियल स्केलेटन के बारे में ही कुछ चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्कल के पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो स्कल के पार्ट के अंदर हमारे पास होता है क्रेनियम, फेशियल और एयर ऑसिकल्स बोन्स, जिसमें हमारे पास क्रेनियम 8 होती हैं, फेशियल बोन्स 14 होती हैं, एयर ऑसिकल्स बोन्स 6 होती हैं। चले मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे बच्चों, मेरा काम ना सिर्फ आपको लेक्चर पहुँचाना है बल्कि दिमाग में बिठाना है। क्रेनियम हमारे पास 8 बोन्स होती हैं, फेशियल बोन्स हमारे पास 14 होती हैं और हमारे पास ओसिकल्स जो हैं वो 6 बोन्स होती हैं और एक हाइड बोन होती हैं। फिर से रिपीट करें, अब आंखें बंद कीजिए और रिपीट कीजिए। क्रेनियम हमारे पास 8 बोन्स होती हैं, फेशियल हमारे पास 14 बोन्स होती हैं और एयर ऑसिकल्स की हमारे पास 6 बोन्स होती हैं। क्रेनियम में हमारे पास जो कि हमारे पास 8 बोन्स हैं, उसके अंदर हमारे पास 2 पेयर्ड बोन्स होती हैं, जिसको हम पेरिटियल और टेम्पोरल बोन्स कहते हैं। पेयर्ड बोन मतलब दोनों साइड पे मौजूद होती हैं, 2 होती हैं, पेरिटियल और टेम्पोरल बोन। और क्रेनियम के अंदर 4 अनपेयर्ड बोन्स होती हैं, जो हमारे पास होता है स्फेनॉइड, ऑसिपिटल, फ्रंटल और इथमॉइड। चले बच्चों रिपीट करते हैं मेरे साथ। क्रेनियम के अंदर टोटल 8 बोन्स होती हैं, जिसमें से 2 बोन्स जो हैं वो हमारे पास पेयर्ड बोन होती हैं और उनका नाम होता है पेरिटियल और टेम्पोरल बोन्स। फिर हमारे पास 4 बोन्स ऐसी होती हैं जो कि अनपेयर्ड बोन्स होती हैं, जिसका नाम हमारे पास है स्फेनॉइड, ऑसिपिटल, फ्रंटल और इथमॉइड। ठीक है,
अब फेशियल बोन्स हमारे पास टोटल 6 होती हैं, 6 पेयर्ड बोन्स होती हैं। वैसे टोटल 14 बोन्स हैं फेशियल बोन, जिसमें से 6 पेयर्ड बोन्स हैं। पेयर्ड में हमारे पास प्लेटिन, मैक्सिला, लैक्रिमल, नेसल, इंफीरियर कॉन्का एंड जाइगोमेटिक बोन्स आ जाती हैं। अच्छा, ये सारी हमारे पास पेयर बोन्स हैं। और जो फेशियल में अनपेयर्ड बोन्स हैं वो हमारे पास आ जाता है वोमर और मैंडिबल। बच्चों यहाँ पर अनपेयर्ड कम है, इसीलिए सवाल ज़्यादातर अनपेयर्ड में से ही बनकर आ रहा होता है। पूछा जाता है कि आपके पास फेशियल में से अनपेयर्ड बोन्स कौन सी होती हैं, तो आपको याद रखना है वोमर और मैंडिबल जो है वो अनपेयर्ड होती हैं। एयर ऑसिकल्स की बात करें तो टोटल 6 बोन्स हैं एयर ऑसिकल्स के अंदर, और सबकी सब पेयर्ड हैं, क्योंकि 2 कान हैं तो भाई दोनों कानों में एक एक मौजूद है, मैलस, इंसर और स्टेप्स। वर्टिबल कॉलम की बात करें, वर्टिबल कॉलम हमारे पास सर्विकल, थोरैक, लंबर और पेल्विक रीजन को मिला के बनता है। अब यहाँ पर कितने कितने वर्टिब्रेट्स मौजूद हैं ये याद करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है। सर्विकल के अंदर 7 वर्टिब्रेट मौजूद होते हैं, ये याद कर लीजिएगा। थोरैक के अंदर 12 वर्टिब्रेट्स होते हैं, लंबर के अंदर 5 वर्टिब्रेट्स मौजूद होते हैं, पेल्विक के अंदर 9 वर्टिब्रेट मौजूद होते हैं। 9 वर्टिब्रेट फ्यूज़ हो जाते हैं 5 सैक्रम के अंदर, फ्यूज़ हो जाते हैं। इसमें हमारे पास 5 जो है वो सैक्रम वर्टिब्रेट और हमारे पास 4 जो है वो कॉकस वर्टिब्रेट बनाते हैं। तो ये टोटल सब मिलकर हमारे पास तकरीबन 26 यानी कि 26 वर्टिब्रेट्स बन जाते हैं। रिपीट करते हैं बच्चों, सर्विकल के अंदर 7 वर्टिब्रा होते हैं, थोरैक के अंदर 12 वर्टिब्रेट्स, लंबर के अंदर 5, पेल्विक के अंदर 9 जो कि फ्यूज़ हो जाते हैं सैक्रम के अंदर। पेल्विक वाले 9 होते हैं जिसमें से 5 सैक्रम होते हैं और कॉकस के अंदर 4 हो जाते हैं। रिब्स की बात करें तो 2 रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स, 2 रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स मौजूद होते हैं। 2 रिब्स हमारे पास 14 होते हैं, फॉल्स रिब्स हमारे पास 6 होते हैं और फ्लोटिंग रिब्स 4 होते हैं। अब जो 2 रिब्स होते हैं वो हमारे पास 14 हैं, सही है, ये स्टार्टिंग के होते हैं। अब वो हमारे पास 7 पेयर्स में होते हैं, मतलब 7 एक साइड पे 7 एक साइड पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बच्चों एक और बात भी मैं आपको बता दूँ, जो हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो 7, 8, 9, 10, 11, ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1, 12, 13, 14 2 रिब्स हमारे पास जो है वो बग़ैर, अगर हम उसकी बात करें बग़ैर पेयरिंग की, तो वो हमारे पास 14 है, फॉल्स रिब्स 6 हैं और फ्लोटिंग रिब्स जो हैं वो 4 हैं। ये बग़ैर पेयरिंग की बात हो रही है। सब सारी साइड्स को मिलाकर जो हमारे पास क्वांटिटी आती है ना, मैं उसको डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर हम सारी साइड्स को मिलाकर जो है वो क्वांटिटी को देखें और क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 2 रिब्स हमारे पास 14 है, 6 जो है वो हमारे पास क्या है, फॉल्स रिब्स हैं, ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो 4 जो है वो फ्लोटिंग रिब्स हैं। तो टोटल रिब्स हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 24 आ जाएंगी। ये हम लोग अनपेयर्ड रिब्स की बात करें। फिर अगर हम पेयर रिब्स को यानी कि सिर्फ एक साइड की रिब्स को देखते हैं तो एक साइड की रिब्स को अगर हम प्लस करें तो 7 + 3 + 2 हमारे पास 12 आंसर बनेगा। एक साइड पे 12 रिब्स होंगी, ठीक है बच्चों, दोनों साइड पे 24 रिब्स होंगी, जिसमें से 2 रिब्स एक साइड पे 7 होती हैं, फॉल्स रिब्स एक साइड में 3 होती हैं और फ्लोटिंग रिब्स 2 होती हैं। टोटल बोन्स एक्सोस्केलेटन के अंदर हमारे पास 80 बोन्स होती हैं, स्कल की 29, वर्टिब्रा की 26, स्टर्नम की 1 और रिब्स की 24। बच्चे, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको अपने जहन में बिठा लीजिए, साथ साथ याद कीजिए। सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर ऐसा है कि आपने इधर जितना ज़्यादा आप चीज़ों को याद करेंगे उतना आपके लिए बेहतरी है। टोटल बोन्स एक्सोस्केलेटन के अंदर 80 होती हैं, जिसमें से स्कल की होती है 29, वर्टिब्रा 26, ठीक है, स्टर्नम 1 और रिब्स जो है वो तकरीबन 24 रिब्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और वर्टिब्रा को अगर हम प्लस करेंगे ना तो ये टोटल 26 वर्टिब्रा होती हैं, जिसमें से 7 वर्टिब्रा सर्विकल के अंदर, थोरैक के अंदर 12, लंबर के अंदर 5 और पेल्विक रीजन के अंदर 9, जिसमें से हमारे पास सैक्रम 5 वर्टिब्रा और कॉकस 4 वर्टिब्रा बना रहा होता। फिर अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल 126 बोन्स होती हैं। अब इसमें डिवीजन आ जाता है पेक्टोरल ग्रिडल या फोर लिम्ब का, या पेल्विक ग्रिडल या लोअर लिम्ब का। फोर लिम्ब से आपको समझ आ गया होगा पेक्टोरल ग्रिडल किसे कह रहे हैं, और लोअर लिम्ब से भी आपको समझ आ गया होगा कि हम पेल्विक ग्रिडल किसको कह रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम अपर लिम्ब्स की बात करेंगे, बोन्स की, जो कि लिम्ब्स के अंदर, बोथ लिम्ब्स के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल पेक्टोरल ग्रिडल के अंदर 64 बोन्स मौजूद होती हैं दोनों साइड्स की। अब दोनों साइड पे 2 क्लैविकल होते हैं। क्लैविकल हमारे पास ना गर्दन की साइड पर होते हैं, 2 स्कैपुला जो कि शोल्डर बोन्स होती हैं, 2 ह्यूमरस जो कि हमारे पास बाजू के एल्बो के थोड़ा सा ऊपर होती हैं, फिर 2 रेडियस आ जाती हैं और 2 अल्ना।
ये हमारे पास टोटल 64 बोन्स होती हैं ऊपर की साइड पर। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इसी को पहले डिस्कस कर लेते हैं लोअर लिम्ब को। लोअर लिम्ब के अंदर हमारे पास, अच्छा यहाँ पर हमारे पास हाथों के अंदर और भी आते हैं, जिसमें 16 कार्पल्स होते हैं, 10 मेटाकार्पल्स और 28 फैलेंजेस। अगर हम एक हाथ की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है वो 5 मेटाकार्पल्स होंगे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तकरीबन 14 फैलेंजेस होते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो है वो 8 के करीब कार्पल्स होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लोअर लिम्स की बात करते हैं, लोअर लिम्स या बोथ लेग्स की बात करें तो टोटल हमारे पास 62 बोन्स होती हैं बच्चों। अपर लिम्ब के अंदर हमारे पास 64 बोन्स हैं और लोअर लिम्ब के अंदर हमारे पास 62 बोन्स हैं। लोअर लिम्स की बात करें तो 2 कॉक्सल बोन्स, 2 फीमर, 2 टिबिया, 2 फिबुला, 2 पैटेला। अच्छा, पैटेला हमारे पास नी बोन भी होती है। ये पूछा भी जा चुका है बहुत दफ़ा कि हमारे पास जो नी के ऊपर होता है ना, वो होता है पैटेला। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 14 टार्सल्स, 10 मेटाकार्पल्स और 28 फैलेंजेस, ठीक है। ये टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फैलेंजेस हमारे पास ऐसे ही हैं जैसे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस। जॉइंट्स की बात कर लेते हैं बच्चों। साइड एट विच 2 और मोर बोन्स मीट, वो साइड जहाँ 2 से ज़्यादा बोन्स मिल रही हो, 2 या 2 से ज़्यादा, उसको हम जॉइंट्स कहते हैं। तकरीबन 360 जॉइंट्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। जॉइंट्स की टाइप्स कौन कौन सी होती है? फिब्रिस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। अब यहाँ पे हम और भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जॉइंट्स की हमने टाइप्स क्योंकि डिस्कस करेंगे, तो हम डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन पहले डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। डिस्क स्लिप हो जाता है, स्पॉन्डिलोलाइसिस हो जाता है, स्कार्टिया या फिर एर्थराइटिस होने का खतरा होता है। अच्छा, जो हमारे पास डिस्क स्लाइड्स है हमारे पास वर्टेब्रा के अंदर होता है, जिसमें हमारे पास कोई डिस्क निकल जाती है, कुशन टाइप होता है, वो निकल जाता है, जिसकी वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें इशू आना स्टार्ट होता है। स्पॉन्डिलोलाइसिस में भी इसी तरीके से ही कुछ हो रहा होता है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ना बेटा, तो फिर आप मेरा सपोर्ट एंड मूवमेंट का डिटेल लेक्चर देखें जाकर, उसमें मैंने डिटेल में सब समझाया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग करवाई हुई है। इसमें हम वन शॉट कर रहे हैं, तो ये है कि हम लोग सारी मेन चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, डीपली नहीं जाएंगे। अच्छा, शिकारिया में क्या होता है, इसमें हमारे पास एक नर्व होती है जो कि लोअर लिम्ब के अंदर मौजूद होती है। ये आपको मुझे पता है लोअर लिम्ब नहीं लग रहा होगा, पर बच्चों आप सोचें जैसे ये टांग है और ये टांग का लोअर लिम्ब का हिस्सा है, सही है। यहाँ पर एक नर्व होती है जो यहाँ से बहुत ऊपर तक जा रही होती है। इस नर्व के अंदर पेन हो जाना, हम इसको शिकायत का नाम देते हैं। आर्थराइटिस आपको पता है जॉइंट्स के अंदर होता है, उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स की बात करें तो हिंज जॉइंट होता है, पाइवोट जॉइंट, बॉल एंड सेकंड, कॉर्डिलॉइड जॉइंट होता है और ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। ये सारे जॉइंट्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, जो सारे साइनोवियल जॉइंट्स की टाइप में आते हैं। अब हम बात करें मसल्स की और उनके स्ट्रक्चर्स की। हाफ ऑफ द बॉडी मास हमारे पास मसल्स है, बॉडी का मास तकरीबन हाफ मसल्स में जा रहा है। 3 टाइप्स ऑफ मसल्स होती हैं जिसमें हमारे पास स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल आ जाती है। बच्चों, जो मसल फाइबर होती है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर डायमीटर की होती है मसल फाइबर, और जो मायोफिब्रिल होते हैं वो 1 से 2 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं। मायोसिन फिलामेंट तकरीबन 16 नैनोमीटर डायमीटर में मौजूद होता है। अब ये बातें इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा कि हमारे पास ये चीज़ें किस उससे मौजूद हैं, ठीक है। इसको आप जितना अच्छे से याद कर लेंगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा। मसल फाइबर 10 से 100 माइक्रोमीटर, मायोफिब्रिल 1 से 2 माइक्रोमीटर और मायोसिन फिलामेंट 16 नैनोमीटर। फिर अगर हम एक्टिन फिलामेंट की बात करें तो 7 to 8 नैनोमीटर का होता है। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, वो प्रपोज किया था हमारे पास हचले ने और जीन हैंसन ने, और उसका सन 1954 है। ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं होती। एनर्जी और मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे और फिर हम मसल प्रॉब्लम की बात करेंगे, और मेरे ख्याल से इसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा, आई थिंक सो। देख लेते हैं, यस। तो ये हमारे पास बस कुछ चीज़ें रह गई हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये वन शॉट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अभी हम बात करें एनर्जी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की, तो एटीपी और जो हमारे पास फॉस्फोक्रेटिन है वो यूज़ होता है एज एन एनर्जी रिजर्वायर। हमारे पास जो एटीपी है वो इमीडिएट सोर्स होता है एनर्जी का मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इमीडिएट सोर्स की बात करेंगे तो हम हमेशा एटीपी का नाम लेंगे। फॉस्फोक्रेटिन की बात करें तो रिजर्व ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड ऑफ द टोटल एनर्जी एक्सपेंडेड इन मसल कॉन्ट्रैक्शन ओनली 35% टू लाइफ फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास रिजर्व हाई एनर्जी होती है फॉस्फेट कंपाउंड की, उसमें से टोटल जो है हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जिसमें 35% यूटिलाइज हो रही होती है वर्क जो भी काम कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस के लिए, बाकी जो होती है वो लिबरेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये हमारे पास बॉडी को मेंटेन रखने में भी काम करता है। अब फिर हमारे पास मसल प्रॉब्लम्स में आ जाता है क्रैम्प्स, मसल फटीग, टिटैनी। ज़्यादातर एमडीकेट में से क्वेश्चन टिटैनी में से आता है, मसल फटीग में से आता है। अब है क्या, ये समझा देती हूँ। क्रैम्प्स कहते हैं एक पेनफुल स्टिफनेस को, गर्ल्स को ज़्यादा आइडिया
आइडिया होगा इस चीज़ का, बॉयज़ को भी होगा बट गर्ल्स ज़्यादा समझ सकेंगी। क्रैम्प्स को, क्योंकि एक पेनफुल स्टिफनेस मसल को सडन एक इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन आपको आ जाता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही होती है, तब मेरे ख्याल से गर्ल्स के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि आपको पेट के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ज़्यादातर क्रम्प्स फील हो रहे होते हैं, ठीक है, क्रैम्प्स जिससे कहते हैं। अच्छा, इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट तरीके से होती है बच्चों, कुछ लोग क्रम्प्स भी बोलते हैं, कुछ लोग क्रैम्प्स भी बोलते हैं, ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से जिस भी इंग्लिश में चाहें उसको अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हैं। एक पेनफुल स्टिफनेस होती है मसल की जो कि एक सडन इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होती है, यानी आपके बस के अंदर नहीं है, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन है। मसल क्रैम्प्स में क्या होता है, आपके पास आपने एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर ली है, फिर रात में आपको उस टाइम के बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये काफ़ी टाइम के लिए भी रह सकती है, कुछ टाइम के लिए भी रह सकती है, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, मसल्स में क्रैम्प्स आ जाना। और मसल फटीग होती है जब आप एक्सरसाइज करें बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद, तो फिर आपके अंदर जो है ना एक एबिलिटी हो जाती है कि आप उसको कॉन्ट्रैक्ट या उसको लूज़ नहीं कर सकते अपने उसी को। जैसे अगर आपने लेग डे है आपका, ठीक है, आपने जिम के अंदर लेग डे किया और फिर जब आप घर आएंगे तो आपको, अगर आपने बहुत ज़्यादा किया या आपने बहुत ज़्यादा, जितना आप नहीं करते हर दिन के हिसाब से उससे ज़्यादा कर लिया तो आपको मसल फटीग या मसल क्रैम्प्स महसूस होते हैं। अब वो होते हैं आपके इसलिए हैं क्योंकि बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड जो है ना वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड, और वो लैक्टिक एसिड की वजह से आपको जो है मसल फटीग या मसल क्रैम्प्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद लैक्टिक एसिड यानी रात भर में जैसे वो लैक्टिक एसिड बॉडी के अंदर से ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आपकी मसल्स ठीक हो जाती हैं। या 2 दिन लगते हैं, 1 दिन लगता है, वो डिपेंड करता है जितना आप रेस्ट करेंगे, जितना रेस्ट करते हैं उतना लैक्टिक एसिड खत्म होता है। टेटैनी की बात करें तो एक मेडिकल साइन है जिसमें इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स के अंदर। और टेटैनी बच्चों कॉज क्यों होती है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेटैनी कॉज होती है लो कैल्शियम